पर आप आ जाइए बच्चे, ये ठोस है, ये द्रव है, और ये क्या है आपका, ये गैस है मुन्ना। ठीक है, अब ये जो ठोस है, इन ठोस में बच्चे जो अणु हैं, ठोस के अणु आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक हैं। ठीक है, सपोज दैट ये दो ठोस के अणु हैं और दो ठोस के अणु आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है। द्रव में जो अणु है, द्रव में अणु बच्चे आपस में एक दूसरे से, ठीक है, ठोस की अपेक्षा दूर है, और गैसेस के जो अणु हैं वो तो बच्चों द्रव की अपेक्षा भी, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा दूर है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर बच्चे दो अणुओं के मध्य में जो लगने वाला बल है, अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यहां पर मजबूत है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा सर, ठोस के केस में अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है ना, सबसे मजबूत होगा। इस केस में बच्चे अंतराणविक बल जो है वो प्रबल होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा। अंतराणविक बल स्ट्रॉन्ग होगा तो बच्चे इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि दो अणुओं के बीच की जो दूरी है, अंतराणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है बच्चों, ये कैसी हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ठोस का एक निश्चित आयतन होता है और बच्चों एक उसका एक निश्चित आकार होता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बच्चे जो ठोस होता है ना, ठोस का, ठीक है ना, आकार, ठीक है, और बच्चों उसका आयतन, दोनों ही कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है सर, दोनों ही कैसा होता है, दोनों ही बच्चे निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों की दोनों चीजें कैसी है, निश्चित है। अब आप द्रव में आइए। द्रव में आपने क्या देखा बच्चों, द्रव में आपने देखा कि दो अणुओं के बीच की दूरी जो है वह ठोस की तुलना में ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है, क्योंकि सर अंतराणविक बल जो है वह ठोस की तुलना में कमजोर है। ठीक है सर, द्रव में क्या है, अंतराणविक बल ठोस की तुलना में कमजोर है। बोलिए बच्चे, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बच्चे वह, ठीक है, ठोस की तुलना में कैसा है, कमजोर है। तो इसलिए बच्चे जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, जो अंतराणविक दूरी है बच्चों, वो अंतराणविक दूरी क्या हो गई, वो अंतराणविक दूरी बच्चों बढ़ गई। ठीक है, वो क्या है, अंतराणविक दूरी बच्चे ठोस की तुलना में ज्यादा हो गई। ये ठोस से कंपैरिजन कर रहे हैं हम इसकी, किससे बच्चों, ठोस से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भैया जी, ये जो द्रव होता है ना, ये बात ध्यान रखना आप, ये जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड का मेरे प्यारे बच्चों आयतन तो निश्चित होता है। आयतन का मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है सर, तो आयतन तो निश्चित है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित है बच्चे। आकार कैसा है, आकार अनिश्चित है, आकार अनिश्चित है, लेकिन आयतन कैसा है सर, आयतन निश्चित है। आयतन कैसा है सर, आयतन निश्चित है। अब जैसे कि सपोज दैट बच्चों ये पानी है, ठीक है ना, ये इस पानी का अब आकार कैसा है, आप देखिए, इस पानी को आप जमा दीजिए। जब आप इसको जमा देंगे तो ये जो बच्चे जो है ना, जग की शेप है, इसी शेप में ये पानी जो है ना भैया निकल कर आएगा। लेकिन जब आप इस पानी को बच्चे इसमें डाल दोगे, देखो जब आप इसमें डाल दोगे तो ये किसकी शेप ले लेगा बेटा, ये इसकी शेप ले लेगा। बात समझ में आ रही है, तो इसकी शेप ले लेगा। कहने का अर्थ क्या है कि साहब कि आकार नहीं है इसका निश्चित। ठीक है ना, अब मैं पी लूं, आकार नहीं है इसका निश्चित, लेकिन भैया आयतन क्या होगा, आयतन इसका निश्चित होगा। अब हम आ जाते हैं बच्चे, ठीक है ना, इसकी तुलना करते हैं किससे, गैस से। अब हम आ जाते हैं गैस पर। गैस पर क्या, अंतराणविक बल सबसे ज्यादा कमजोर। गैसेस के केस में बच्चे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा कमजोर है। अंतराणविक बल आप लिखेंगे सर क्या, सबसे कमजोर, सबसे कमजोर अंतराणविक बल, सबसे ज्यादा कमजोर बच्चे अंतराणविक बल, और अंतराणविक दूरी जो है सर्वाधिक है। अंतराणविक दूरी जो है बच्चों वह सर्वाधिक है। अंतराणविक दूरी भैया जी कैसी है, अंतराणविक दूरी सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। ये बात समझ में आ रही है। तो अंतराणविक दूरी सबसे ज्यादा है, अंतराणविक बल बच्चों सबसे ज्यादा कमजोर है। इसलिए बच्चे एक गैस के केस में तो बड़ी, ठीक है ना बच्चे, ट्रेजेडी होती है कि इसका बेचारे का ना तो आकार और ना ही आयतन, इसका कुछ भी निश्चित नहीं है। गैस का ना तो आकार निश्चित है और ना ही बच्चे आयतन निश्चित है। तो इसका आकार और इसका बच्चों आयतन, ये दोनों की दोनों चीजें क्या हैं, अनिश्चित हैं, अनिश्चित हैं।
ठीक है, आकार और आयतन सर दोनों ही चीजें क्या है, दोनों ही चीजें अनिश्चित है, आकार भी अनिश्चित है, आयतन भी अनिश्चित है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, तो ये जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं हमने इसको समझने की कोशिश की कि सर क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये माध्यम है, ये माध्यम है, इन माध्यम में अगर किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है तो वही तरंग है। ठीक है, अब जैसे बच्चे, ठीक है ना, पानी में मैंने ऊपर से बच्चों एक पत्थर फेंक कर मार दिया, ये पत्थर है, इस पत्थर को मैंने फेंक के मार दिया। अब जैसे ही मैंने इस पत्थर को फेंक के मारा, अब बच्चों ये जो शांत पानी था, इस शांत पानी में बच्चों क्या है, इस शांत पानी में ऐसे तरंग उत्पन्न हो गए। ठीक है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, तो बच्चे अब तो मार दिया कंकड़। ठीक है, अब आपने जब कंकड़ मार दिया तो कंकड़ मारने के बाद बच्चे उसमें क्या तरंग उत्पन्न हो गई, बोल हो गई कि नहीं तरंग उत्पन्न? जी हाँ बच्चे, तो तरंग क्या है, यही तो तरंग है भैया। क्या है तरंग मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे सर माध्यम में एक